गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों हम लोग क्लास 8 का फ्रिक्शन, क्लास 8 साइंस का फ्रिक्शन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के बाद फिर आपकी जो प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन आंसर सब कुछ कराएंगे। तो पहले हम लोग चैप्टर क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 12 फ्रिक्शन, जो आपका चैप्टर क्या है बेटा, फ्रिक्शन है। तो प्यारे बच्चों जो हम यहाँ देख रहे हैं कि मेरा ये जो फ्रिक्शन है, क्या है, जो फ्रिक्शन है, हम इस फ्रिक्शन को लेकर के हमको फ्रिक्शन की हिंदी क्या होती है, अगर आप इसका हिंदी देखेंगे तो हिंदी क्या है, घर्षण। क्या है, घर्षण। इसकी हिंदी क्या कहते हैं, घर्षण। मतलब कि किसी दो वस्तु के बीच में, किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं, मतलब फ्रिक्शन कहते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ अ कार और अ ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल्स एट अ ट्रैफिक सिग्नल। यू टू स्लो डाउन योर बाइसिकल whenever needed by applying brakes. Have you ever thought why a vehicle slow down when brakes are applied? Not only vehicle, any object moving other the surface of another object slow down when no external force is applied on it. Finally it stops. Have you not seen a moving ball on the ground stopping after some time? Why do we sleep when we step on a banana peel? Why is it different to walk on a smooth and wet floor? प्यारे बच्चों आप यहाँ क्या देख रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक को चलाते के चालक को आप कभी ये देखे हैं कि जो ट्रैफिक कहाँ लगता है, चौराहे के पास। तो जब वहाँ पे कार या ट्रक के ड्राइवर जो होते हैं कार लेकर आते हैं तो क्या करते हैं, उसके पहले क्या करते हैं, उसकी स्पीड को क्या करते हैं, स्लो करते हैं। स्लो करने के लिए क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो ये ब्रेक क्या काम करता है, यह एक फ्रिक्शन का काम करता है। तो आप इसमें क्या देखते हैं, जैसे आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। तो साइकिलिंग करते समय भी हमने क्या देखते हैं कि जब चौराहे के पास पहुंचते हैं, भीड़ के पास पहुंचते हैं, तो हम क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने पर क्या होता है, वह ब्रेक आपके साइकिल को स्लो करती है। स्लो करने का मतलब कि वह उसमें एक फ्रिक्शन पैदा करती है, जिसके कारण साइकिल की जो वेलोसिटी है, जो मोमेंट है, जो गति है, वह क्या होती है, स्लो हो जाती है। जिसके कारण हमें देखते हैं कि वो क्या होती है, स्लो होने लगती है। कभी कभी आप देखते हैं कि रोड पे या आपके चलते समय अगर आपके पैर के नीचे केले का छिलका आ जाता है, पड़ते हैं आप क्या करते हैं, स्लिप कर जाते हैं। या किसी चिकने सरफेस से या गीले फर्श पे भी पैर पड़ने के बाद आप क्या करते हैं, स्लिप कर जाते हैं। तो ये सब क्या रीज़न है, ये सब रीज़न फ्रिक्शन का ही रीज़न है और फ्रिक्शन के कारण ही ऐसा होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि ये बच्चा क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये केला है, जैसे इसका पाँव इस केले के छिलके पर पड़ा और ये क्या हुआ, फॉल डाउन हो गया, मतलब गिर गया। तो इस टाइप से बहुत सारी कंडीशन होती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ कह रहे हैं यू विल फाइंड द आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। आप ये सब अपने चैप्टर में इन सब का आप क्या पाएंगे, इन क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है आपका,
आगे है 12.1 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिविटी 12.1, एक्टिविटी 12.1 जब इसकी बात करते हैं तो जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल, फिगर 12.2a, you observe that it stops after moving for some distance. Repeat this activity, pushing the book from the opposite direction. Does the book stop this time too? Can you think of an explanation? Can we say that a force must be acting on the book opposing its motion? This force is called the force of friction. अब आप प्यारे बच्चों क्या देख रहे हैं? कह रहे हैं कि एक्टिविटी में मेज पर रखी हुई किसी पुस्तक को आप धीरे से धक्का दीजिए। मेज पर जो रखी हुई पुस्तक है आप उसको धीरे से धक्का दीजिए तो आप क्या देखते हैं? क्या वो बुक चल करके क्या होती है? चलना शुरू हो जाती है या चल करके कुछ टाइम बाद रुक जाती है? आप इसमें एक्टिविटी में आगे देखते हैं, जो एक्टिविटी 12.2 दिया गया है, इसमें देखते हैं कि आपकी बुक कुछ आगे जा कर के क्या होती है? रुक जाती है। इससे आप सोच सकते हैं कि यह बुक में जो हम एक बार फोर्स अप्लाई किए, इसमें गति आई, वेलोसिटी आई, या मूव कर रहा था, यह क्यों रुक गई? तो इसका रुकने का क्या कारण है बेटा? घर्षण। बुक और इस टेबल के सरफेस के बीच में जो आपका घर्षण लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, इस फ्रिक्शन के कारण ये रुक जा रही है। जैसे आप यहाँ इस फिगर में देख रहे हैं कि इस फिगर में क्या दिखाया गया है? ये बच्चा इस बुक को क्या करता है? धक्का देता है। देखिए ये बुक इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा करके क्या होती है? रुक जाती है। मतलब रुकने का कारण क्या है? फ्रिक्शन। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ये बुक कहाँ से, ये बुक यहाँ से कहाँ तक जाती? बहुत दूर तक जाती। इस फ्रिक्शन के कारण ये बुक क्या होती है? रुक जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बच्चा इधर से अब फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये बुक क्या हो रही है? यहाँ से थोड़ी सी आगे जाने के बाद क्या होती है? रुक जाती है। तो इसके कारण ऐसा कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्रिक्शन फिगर 12.2 ए एंड बी, फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द टेबल। इसके अपोजिट जो फ्रिक्शन सरफेस, बुक के सरफेस और जिस पे बुक रखी गई है, जिस टेबल पे रखी गई है, इन दोनों के बीच में जो क्या है? रिलेटिव मोशन है। यह रिलेटिव मोशन क्या करता है? उसका विरोध करता है, उसका अपोज करता है, जिसके कारण बुक क्या होती है? थोड़ी सी आगे जाने के बाद रुक जाती है। तो प्यारे बच्चों आगे हम देखते हैं। You saw that if you apply the force along the left friction acting along the right. If you applied the force along the right, the friction acts along the left direction. The both causes the force opposes the motion of the book. The force of friction always opposes the applied force. आप इसमें क्या देखते हैं? आप इसमें ये देख रहे हैं बेटा कि जब हम किसी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? जब हम किसी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर उसमें लेफ्ट साइड में फोर्स अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? राइट साइड में। मतलब हम इस टेबल को, जैसे हम इस टेबल को अगर इस साइड में धक्का देंगे, मतलब फोर्स का डायरेक्शन, आपका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ये होगा, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? जस्ट इसके अपोजिट। अगर लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट, जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है, हम इसको इस साइड में धक्का दे रहे हैं तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। वही कह रहे हैं कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को
राइट साइड में धक्का दे रहे हैं तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, लेफ्ट साइड में। ये आपका फोर्स का डायरेक्शन होगा, ये आपका क्या होगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा। ठीक, किसका डायरेक्शन होगा, फ्रिक्शन का। तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे फ्रिक्शन क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। अब यहाँ देख रहे हैं इन द above activity the force of friction acts between the surface of the book and the surface of the table। कह रहा है कि जब बुक और टेबल के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है यह दोनों का होता है, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन काम करता है। इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सर्फेसेस, डज इट्स डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, लेट अस फाइंड आउट। अब कहने का मतलब कि क्या आपने सभी जो ऑब्जेक्ट लिए हैं, क्या सब ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन लगता है? तो हाँ, सब ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन लगता है। कब लगता है, जब वो ऑब्जेक्ट दो सरफेस के बीच में वर्क करेगा तो उसमें फ्रिक्शन लगेगा। आओ इसका आगे हम लोग स्टडी करेंगे। लेट अस फाइंड द आउट। आप इसके बारे में आगे इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है 12.2 फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन का प्रभाव, फ्रिक्शन को प्रभावित करने वाले क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, आइए इसके बारे में जानें। एक्टिविटी 12.2। अब एक्टिविटी 12.2 में क्या देखते हैं आप, इसमें देख रहे हैं कि टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रेक, पुल द ब्रेक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। फिगर 12.3 you need to apply some force, note down the reading on the spring balance. When the brake just begins to move, it gives you a measure of the force of friction between the surface of the brake and the floor। अब क्या कर रहे हैं इस पे ये कह रहे हैं कि किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांध दीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह ईंट है, इसके चारों तरफ क्या किया है, एक रस्सी बांध दिए हैं। अब इसको आप क्या करिए, एक स्प्रिंग बैलेंस, ये आपका क्या है, स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस को ले लीजिए और स्प्रिंग बैलेंस, इस थ्रेड्स को स्प्रिंग बैलेंस में बांध दीजिए। बांधने के पास स्प्रिंग बैलेंस का ये हुक क्या है, ये हुक है। इस हुक को पकड़ करके उसको खींचिए। क्या करिए, उसको खींचिए। जब अगर आप खींचेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे जो ये निशान लगे हैं, क्या यहाँ पे जो निशान लगे हैं, यह निशान ये आपका क्या होगा, बढ़ेगा। पहले ये 0 पे था, कहाँ था, पहले यहाँ पे 0 लिखा होगा, यहाँ पे 0 लिखा होगा और ये 0 से कंटिन्यू ये बढ़ेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये, इसमें आप देख रहे हैं कि इस स्प्रिंग बैलेंस में देखिए यहाँ पे 0 लिखा है, फिर 10, ठीक है, 20, 30, 40, 100 तक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी जैसे जैसे इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो इसका क्या है, एरो की है, यह की कहाँ होगा, डाउनवर्ड में जाएगा। तो हम इसको ये देख सकते हैं कि यह कितना वेट अप्लाई कर रहा है उस पर, उसके अकॉर्डिंग हम इसको देख सकते हैं। तो इसका नाम क्या है बेटा, स्प्रिंग बैलेंस। इसके अकॉर्डिंग हम इसको देख सकते हैं। ठीक, नाउ रैप अ पीस ऑफ polythenes around the brake and repeat the activity. Do you observe any difference in the reading of the spring balance in the above two causes that might be a reason for this difference? Repeat this activity by wrapping a piece of jute
बैग अराउंड द ब्रिक, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप इसमें क्या देखते हैं बेटा, कह रहे हैं कि जब आप ईंट को एक पॉलीथीन का टुकड़ा लपेट दीजिए और फिर दोबारा इसी में खींचिए, किसमें, स्प्रिंग बैलेंस को लगा करके खींचिए, आप देखेंगे कि जो स्प्रिंग बैलेंस आप लगाए हैं उसकी रीडिंग में पहले से अंतर हो जाएगा। जब इसमें हम जूट की रस्सी बांध करके उसको खींच रहे थे उस समय में क्या था, अब जब पॉलीथीन में लिपेट करके इसको खींचेंगे तब क्या होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेज आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्प्रिंग बैलेंस। जो स्प्रिंग बैलेंस के बारे में अभी आपको हम बताएं कि स्प्रिंग बैलेंस क्या है, तो स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ कोलॉइड्स स्प्रिंग विच गेट stretched when a force is applied to it. Stretching of the spring is measured by a pointer moving on a graduate scale. The reading on the scale give the magnitude of the force. अब आप इसमें क्या देखते हैं, जैसे आपको बताया कि बेटा ये स्प्रिंग बैलेंस है। ये स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, जो स्प्रिंग बैलेंस है आपका ये क्या करता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप उठाते हैं या इसको में बांध करके या खींचते हैं तो ये उस पर आपको ये रिप्रेजेंट करेगा। जो यहाँ पे रीडिंग लिखी है ये रीडिंग आप पढ़ करके बता सकते हैं कि इस पर इतना फोर्स हम अप्लाई किए हैं, जिसके कारण इसकी आप रीडिंग ले सकते हैं। ठीक बेटा, नेक्स्ट आपका है एक्टिविटी 12.3। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका एक्टिविटी 12.3। अब एक्टिविटी 12.3 को देखते हैं। मेक एन इंक्लूड प्लेन ऑन a smooth floor or on a table. You may use a wooden board supported by bricks or books. Put a mark with a pen at any point A on the inclined plane. Now let a pencil shell move down from this point. How far does it move on the table before coming to rest? Note down the distance. Now spread a piece of cloth over the table. Make sure that there are no wrinkles in the cloth. Try the activity again. 12.4b. Repeat this activity by spreading a thin layer of sand over the table. Maintain the same slope throughout the activity. अब इसमें बेटा क्या कहा जा रहा है, इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि एक्टिविटी 12.3 में कि जब किसी हम स्मूथ सरफेस पे किसी मेज पे कोई इनक्लाइंड प्लेन, मतलब एक तरफ ऊंचा कर दे और एक तरफ क्या कर दे नीचा कर दे, उसको हम क्या कहते हैं इनक्लाइंड प्लेन। तो बेटा इनक्लाइंड प्लेन क्या होता है, देखो जब ऐसा ये जो सरफेस होगा, ये जैसे आपकी सीढ़ी होती है, सीढ़ी कुछ ऐसी होती है बेटा, ये सीढ़ी कैसी होती है इनक्लाइंड प्लेन, ये सपोर्ट के लिए ये तो आपको दिए हैं, इससे ही मतलब हमको ये है। जब इस पर कोई करा कि कोई एक बाल इस पर रख दे तो क्या करेगा, मूव करता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो कह रहा कोई इनक्लाइंड प्लेन हम बना लें, उस पर किसी ऑब्जेक्ट को एक पेंसिल सेल ले लें, उस पर क्या रख दें तो क्या करेगा, वो रुका रहेगा? नहीं बेटा ये रुका नहीं रहेगा, ये क्या करेगा लुढ़क करके कहाँ जाएगा आगे की तरफ। जैसे आप देखिए ये बच्चे जो कर रहे हैं, बच्चे वही काम कर रहे हैं। ये आपका क्या है, एक
कार्डबोर्ड ले लिया और ये आपका पेंसिल सेल है, इसके ऊपर रखा और ये मूव करके कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। तो अब इसको ये कह रहा है कि जो ये मूव कर रहा है यह एक बार यहाँ से लेकर छोड़ता है तो यहाँ तक जाता है, फिर इसको दूसरे प्लेस पर ले करके छोड़ता है तो ये कहाँ तक जाता है। इसी को आप क्या करिए, मेजर करिए, मेजर करके इसको आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन करिए और देखेंगे कि ये डिफरेंट एक्टिविटी में डिफरेंट टाइम्स में यह कितना दूर जा रहा है, आप उसको क्या करेंगे, रीड कर डालेंगे। इन दिस हाँ बेटा, आगे की टॉपिक आप किए हैं, सॉरी, इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम, व्हाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम्स, ट्राई टू रीजन व्हाई, डिस्कस द रिजल्ट। Does the distance covered depend on the nature of the surface on which the cell moves? अब ये कह रहा है कि बेटा हम जो यहाँ पे इसको सेल को मूव करा रहे हैं तो डिफरेंट टाइम में ये देख रहे हैं कि डिफरेंट डिस्टेंस को कवर कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, हम इस सारे डिस्टेंस को क्या करते जाएंगे, नोट करते चले जाएंगे तो आप एक डिस्कशन पे पहुँचेंगे, एक निश्चित रिजल्ट पर पहुँचेंगे कि क्या रीज़न है कि कभी ये दूर चला जाता है और कभी पास रहता है। कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल आल्सो इफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट्स। जब सरफेस स्मूथ होगा तब ये सेल क्या होगा, अधिक डिस्टेंस तक जाएगा, और जब सरफेस क्या होगा, रफ होगा, मीन्स खुरदरा होगा, तो ये क्या होगा, सेल कम डिस्टेंस कवर करेगा। I shall try the activity by wrapping a piece of sandpaper around the cell। अब क्या कर रहा है, मैं इस एक्टिविटी में कह रहा कि इस सेल को हम किससे, रैपिंग ऑफ द पीस ऑफ द सैंड पेपर से इसको रैपिंग कर देते हैं, सैंड पेपर इसके चारों तरफ लुपेट देते हैं। तब क्या होता है, आइए आगे देखते हैं। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द irregularities ऑन द टू surfaces इन कॉन्टैक्ट। एवरी दोज surfaces which appear very smooth has a large number of minute regularities on them. Irregularities on the two surfaces lock into the another when the attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking on rough surface. There are a larger number of irregularities, so the force of friction is greater if the rough surface is involved। अब बेटा यहाँ क्या कर रहे हैं, कह रहा फ्रिक्शन इज कॉज्ड। अब इसके फ्रिक्शन के बारे में हमें जानना चाहेंगे कि जब स्मूथ सरफेस होगा तब आपका ये क्या होता है, जो आप सेल को यूज कर रहे थे, अभी रोटेट करा रहे थे, वह क्या होता है, अधिक डिस्टेंस तक जाएगा। अगर सरफेस को इरेगुलरिटीज मतलब रफ सरफेस ले लें, रफ सरफेस मतलब वह रेगुलर न हो, मतलब वो इंटरलॉकिंग जो उसका होगा वो क्या होगा, एग्जैक्ट नहीं बधा होगा और छोटा होगा। जैसे आप एक स्मूथ रोड होता है, एक नॉन स्मूथ रोड होता है, तो ये स्मूथ की बात नहीं कर रहा है, नॉन स्मूथ की बात कर रहा है, जो इंटरलॉकिंग सही ढंग से न हो। तब वहाँ पे क्या होगा, अब वहाँ पे उसकी डिस्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पे अधिक होगा और स्मूथ नहीं होने के कारण फ्रिक्शन वहाँ पे क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण जो रफ सरफेस की हम बात करते हैं तो रफ सरफेस के कारण फ्रिक्शन क्या होगा, अधिक हो जाएगा और वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा मूव नहीं करेगा। जैसे अब यहाँ पे फिगर में दिखा रहे हैं